नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप हर एक नया सवाल यहाँ पे सुन लेंगे तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से आंसर मार्क करके कमेंट बॉक्स में टाइप करने के बाद वीडियो प्ले करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल से संबंधित ये सवाल है। So the first statement says the protocol seeks to protect biological diversity from the potential risk posed by the living modified organisms resulting from modern biotechnology। तो प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के संशोधन से उत्पन्न जीवधारियों द्वारा संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करना चाहता है। द कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज द सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कार्टेजिना प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरक समझौता है। हमें बताना है नॉट करेक्ट, मतलब गलत कौन सा है। सो ये तो सही है, यही काम करता है। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज आल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज रॉन्ग। हमें गलत पूछा था पर दोनों सही है। चलिए देखते इसे। तो देखिए, ये जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है ये सप्लीमेंट्री इट इज़ द सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये सही है कि वो CBD का सप्लीमेंट्री कन्वेंशन सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ऑल्सो द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्निंग द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जैव विविधता, मतलब अगर किसी एक जैव उसको लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है तो वो उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, मतलब अगर उसे प्रौद्योगिकी परिणाम स्वरूप अगर कहा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसको लेके जा रहा है तो फिर उसके ऊपर वो उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, उस पर ध्यान रखेगा और इससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। चलिए देखते इसे। नेक्स्ट सवाल। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द कॉलोनियल एरा द प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ राइट्स वॉज प्रोवाइडेड अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो जब औपनिवेशिक युग में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अधिकारों को निपटान की प्रक्रिया प्रदान की गई थी। सो नाउ next, the Forest Right Act 2006 deals with the rights of the communities that dwell in the forest। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जंगलों में रहने वाले समुदाय को अधिकारों से ये संबंधित है। एंड द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 फेल्स टू एड्रेस इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द ट्राइबल एंड मार्जिनल कम्युनिटीज़। सो यहाँ पे देखिए फेल कि वो जो ये आदिवासी है, सीमांत समुदाय है, उनके वन अधिकारों को संबोधित करने में विफल रहा है ये अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम 2006। हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट बट थर्ड इज़ रॉन्ग। सो आंसर विल बी बी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली आर करेक्ट। चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। सो देखिए, यहाँ पे हमें बोला था कि वो राइट उनका रिकग्नाइज नहीं करता, बट individual rights of the tribal and marginal communities have been highlighted in the Forest Rights Act 2006 along with other rights too। तो मतलब यहाँ पे जो आदिवासी और सीमांत समुदाय है उनके व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रकाश डाला गया है और उनके अधिकारों को यहाँ पे पहचाना गया है इस एक्ट में 2006 में। Also in the colonial era the procedure for settlement of rights was provided under the statute such as Indian Forest Act 1927, the Forest Rights Act or the Scheduled Tribes or other traditional forest dwellers। ठीक है, तो मतलब जो भी है अनुसूचित जनजाति है और अन्य पारंपरिक वन निवासी है तो उनके कुछ अधिकार है वन संबंधित, तो उसको इसमें उसके बारे में बात की गई है वन अधिनियम 1927। तो उसके संबंधित अधिकारों को वैसे अधिकार कानून के द्वारा प्रदान किए गए थे। नाउ नेक्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट डील्स विद द राइट्स ऑफ द
the rights of the communities that dwell in the forest, also known as scheduled tribes, over land and other resources which have been denied to them over the years. तो मतलब जो अभी उनके अधिकार उनको मना कर दिए गए थे, तो अभी इस अधिनियम के तहत उनके कोई भी अधिकार हो भूमि और अन्य संसाधनों से संबंधित या अनुसूचित जनजाति से संबंधित, और तो फिर ये जंगलों में बसने वाले लोगों के जो भी अधिकार है उनको पहले जो मना कर दिया था अभी इसको वो रिकॉग्नाइज करता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI। सो हियर आंसर इज ए, जर्मन वॉच एंड द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट पब्लिशेस द CCPI। तो जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। चलिए देखते हैं इसे और थोड़ा डिटेल में। तो ये जो CCPI है इज़ एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल ऑफ कंट्रीज क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच। तो जर्मन वॉच के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। एंड ये क्या है जर्मन वॉच? सो द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो ये नेटवर्क है और उसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूट है, जर्मन वॉच एक संस्था है उनका, जो CCPI को प्रकाशित करता है। क्या होता है उसमें कि अलग अलग देशों के जलवायु संरक्षण के बारे में उसमें चर्चा की जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन है उससे संबंधित कौन सा कथन सही है? सो फर्स्ट इज इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। सेकेंड मतलब यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रशासित है। सेकेंड, साइट्स इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन। और जो भी राज्य दल हैं उनके सबको एक कानूनी रूप से बाध्य है साइट्स। थर्ड, ट्रेड इन स्पेसीज ऑफ अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। तो साइट्स के जो अपेंडिक्स 1 में जो प्रजाति है उनमें व्यापार पूरी तरह से निषिद्ध है। सो हमें बताना है करेक्ट कौन सा सही है। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट, बट थर्ड इज़ रॉन्ग। सो आंसर विल बी B, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इज़ करेक्ट। चलिए देखते हैं इसे और थोड़ा डिटेल में। सो सी हियर Appendix 1, it lists species that are in danger of extinction. It prohibits commercial trade of these plants and animals except in extraordinary situation for scientific and educational reason। मतलब कोई वैज्ञानिक या शैक्षणिक कारण है, वो वैसे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, तो सिर्फ वैज्ञानिक और शैक्षणिक कारण के होगा तभी उनका वाणिज्यिक व्यापार किया जा सकता है। और इन दोनों कारणों को छोड़कर ये जो विलुप्त होने के खतरे में जो प्राणी और वनस्पति है उनका व्यापार पूरी तरह से निषिद्ध है। एंड हियर साइट्स इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय UNEP, वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा वो प्रशासित है साइट्स। ऑल्सो साइट्स इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन विच आर ओब्लाइज टू अडॉप्ट देयर ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट्स इट्स गोल। तो अभी इनके कुछ साइट्स के कुछ लक्ष्य है, तो जो पार्टीज़ है उनको वो बाध्य है कि अपना घरेलू स्वयं का कानून लगा के वो गोल्स को, उन लक्ष्य को साध्य करे, और उसी के साथ ये पूरे सभी पार्टीज़ साइट्स को कानूनी रूप से बाध्य है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज UNCLOS अनक्लॉज, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ सीज के अनुसार टेरिटोरियल वाटर्स आर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। प्रादेशिक जल 12 समुद्री मील तक होता है। सेकेंड, कॉन्टिजियस जोन इज़ अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द शोर। कॉन्टिजेंट जोन किनारे से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी पर होता है। एंड थर्ड, द कोस्टल नेशन हैज़ सोल एक्सप्लॉयटेशन राइट्स ओवर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सभी प्राकृतिक संसाधनों पर तटीय राष्ट्र का एकमात्र अधिकार है। सो हमें बताना है नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है। सो यार फर्स्ट इज़ करेक्ट, थर्ड इज़ करेक्ट, बट सेकंड इज़ रॉन्ग। सो
हियर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, सेकंड ओनली इज़ करेक्ट, सेकंड ओनली इज़ रॉन्ग। चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। सो टेरिटोरियल वाटर्स आर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, प्रादेशिक जल 12 समुद्री मील तक होता है, ये सही है, हमें पता है। और यहाँ पे लिखा था देखिए कि कॉन्टिजियस जोन्स एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, तो वो गलत था, वो 24 नॉटिकल माइल्स 24 समुद्री मील तक ही होता है सन्निहित क्षेत्र। Also in a contiguous zone coastal nations can exercise their rights in 4 areas, तो उसमें आते हैं कस्टम्स, टैक्सेशन, इमिग्रेशन एंड पोल्यूशन। तो एक सन्निहित क्षेत्र में तटीय राष्ट्र 4 क्षेत्रों में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें है सीमा शुल्क, कराधान, आव्रजन और प्रदूषण। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने हमारे चैनल के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।